हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के आया है और वो चैप्टर है हमारा रे ऑप्टिक्स। इस चैप्टर से एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो उससे से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन कितने होंगे वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें दो तीन तरीके से होते हैं। ठीक है, दो तीन तरीके से होते हैं। पहला हमने देखने हैं, जब ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखेंगे तो तो क्या रिफ्रैक्शन शो करेगा ये चीजें। ठीक है, तो हमने इसको लिखने हैं, इसको द ऑब्जेक्ट लाई इन द रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट को हमें रेयर मीडियम में रखना बच्चों। ध्यान देना, इसमें जो ऑब्जेक्ट हम लोग मानेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, जिसके कारण जिससे हम लोग अगर कोई सोर्स देंगे, इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट करेगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो कितना रिफ्रैक्शन बनाएगा वो देखने हैं हमें। ठीक है, अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। कभी कभी ऐसा सवाल देता है कहेगा प्रूव दैट द रिलेशन माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इस रिलेशन को आप प्रूव करिए। एक्चुअली हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आने हैं। कभी कभी डायरेक्ट ये दे देता है कि इस रिलेशन को आप प्रूव करिए। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी चीज को डिराइव करने के लिए हमें क्या आवश्यकता था, कुछ कंसिडर करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए पी बी हमने कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस मान लिया जो दो मीडियम से सेपरेट है और दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है वो है म्यू वन और म्यू टू। क्लियर है? चलो आइए आओ देखते हैं इसको जरा सा फिगर में हम लोग। तो ध्यान देना बच्चों, ये हमने मान लिया एक कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। थोड़ा सा डिजाइन में बना देता हूं ताकि फिगर सुंदर दिखे। ठीक है, इसको कह लेते हैं हम लोग म्यू टू जो कि डेंसर मीडियम है, इसको कह लेते हैं म्यू वन जो कि रेयर मीडियम है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है, यहां से अगर 90 डिग्री से कोई रे पास करते नहीं, ये चला जाता है, आपको पता है ना। 90 डिग्री से अगर कोई रे पास करोगे तो ये चले जाएंगे, रिफ्रैक्ट नहीं करते हैं वो। चलिए, अब हमने क्या करने हैं, यहाँ पे हमने मान लिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। अब इससे एक रे पास करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना जरा सा। देखिए यहां तक आया। अब ये यहां आने के बाद ये बेंड करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। तो चलो हम लोग रिफ्रैक्ट करवा के दिखा देते हैं। देखना जरा सा, ये रिफ्रैक्ट करा, यूं गया। ठीक है, अब इसका जो रिफ्रैक्शन था उसको हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन करेगा एक इमेजिनरी लाइन से। तो देखो जरा सा, इमेजिनरी लाइन से हमने इसका एक इमेज फॉर्मेशन करा दिया पीछे की ओर। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया आई। क्लियर है बच्चों? चलो, अब हमें देखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जानना है। उसके लिए हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर देने हैं। तो देखो जरा सा, एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जिससे हमें साफ साफ पता चल जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो ध्यान दो जरा सा। तो बाबू ये, अच्छा ये सी है, ये क्या है? सी है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कह देते हैं एन, इसको कह देते हैं एन। ठीक है, अब देखना जरा सा, ये जिस एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट हो, मतलब यहाँ से जो निकला है उसको कह देते हैं अल्फा। इस एंगल को कह रहे हैं बाबू बीटा और इसको कह रहे हैं हम लोग गामा। ठीक है, अब ध्यान दो जरा सा, ये हमारा है इंसिडेंट, नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ आई कौन सा है?
तो आप कहोगे कि सर एंगल ऑफ आई ये वाला हो गया, क्योंकि इंसिडेंट ये है और नॉर्मल ये है ना, इंसिडेंट ये है और नॉर्मल, तो इंसिडेंट और नॉर्मल आई बनाएगा। रिफ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला हो गया रिफ्रैक्शन, तो एंगल आर ये वाला बनाएगा, है ना, ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल आर हो गया। क्लियर है, ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आगे इसको कैलकुलेट करने के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से हमें अल्फा बीटा और गामा को फाइंड करने में मदद करेगा, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एम। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर लाना है उसको रिक्वायर्ड करेंगे। चलिए ध्यान देना जरा सा, अगर हम बात करें फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, आई और आर को फाइंड करने के लिए एन ओ आई ना नहीं एन ओ सी है ना, एन ओ सी एंड ट्रायंगल एन आई सी। देखो एन ओ सी लेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एन ओ सी लेंगे तो आई मिल जाएगा, एन आई सी लेंगे तो यहां से आर मिल जाएगा, आई और आर को फाइंड कर। क्लियर है, हाँ तो जरा सा देखना, तो क्या हो जाएगा, एन आई सी में लेंगे तो आपने बचपन में पढ़ रखा है कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लो ये आई है, ये आर है और ये गामा है, तो आई प्लस आर जो हो है वो गामा के बराबर होता है, आपने बचपन में पढ़ा है। सेम चीजें यहाँ पे दिख रहा, सेम चीजें देखो, एन ओ सी में लेना है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, आई है, और ये क्या है, अल्फा, और बगल में क्या है, गामा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, आई प्लस अल्फा इक्वल्स टू गामा। दिस इज इंप्लाई दैट, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि पर्पस मेरा यही है आई को निकालना, तो आई इक्वल्स टू जाएगा गामा माइनस अल्फा। एंड सेम उसी तरीके से आप हम बात करने वाले हैं एनआईसी में, तो एनआईसी में मिलेगा बीटा प्लस आर इक्वल्स टू गामा, एंड दिस इज ऑल्सो इंप्लाई दैट आर इक्वल्स टू मिल जाएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। क्लियर है, अच्छा ये तो मिल गया, अब हमें निकालना अल्फा बीटा गामा। तो ध्यान दो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा बीटा गामा और आई और आर सब का सब स्मॉल है, सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस आई कॉमा आर कॉमा अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल so अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, अल्फा इक्वल्स टू, ये अल्फा है, अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे एन एम ओ को। ठीक है, तो अल्फा को हम लोग पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करने के लिए हम लोग अल्फा बीटा और गामा को उसको टेंजेंट से रिप्लेस करेंगे, तो मतलब अल्फा को लिख सकते हैं टेन अल्फा। क्लियर है, अल्फा को रिप्लेस कर दिया टेन अल्फा में, और टेन अल्फा का अगर वैल्यू निकालते हो फिगर से तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन अल्फा का, तो होता क्या है बाबू, आपको पता है सर, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मतलब पी बाई बी क्या होता है, पी बाई बी। तो चलिए देखिए पी क्या है, एंगल के सामने वाला पी, तो हमें मिलेगा एन एम बटा पी क्या है, एन एम बटा बी क्या है, ओ एम, ओ एम। अच्छा एक नाम यहाँ पे छूटा हुआ बाबू लिख देना, ए पी और बी, है ना, चलिए क्लियर है। अच्छा साथ ही में लेके चलते हैं, ये रिप्लेस कर देते हैं, इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं एन एम बाई ओ पी। क्यों, क्योंकि पी जो है वो बहुत, एम जो है पी के बहुत ही नजदीक है, इसीलिए एम जो है वो पी से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे therefore m is very close to p। क्लियर है, m is very close to p। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से बीटा की अब चर्चा करोगे तो क्या लिखेंगे, टेन बीटा, और टेन बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम एन एम बाई आई एम, और इसको जब P के साथ रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे
एन एम बाई आई पी। क्लियर है? क्लियर है? एन एम बाई आई आई एम लिखेंगे, इस एम को पी के साथ रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से हमें लिखना है किसका, अल्फा बीटा होगी। अब हमें लिखना है गामा का। अब हमें लिखना है गामा का, तो लिखेंगे एंड गामा को रिप्लेस करेंगे, क्या लिखेंगे 10 गामा। और 10 गामा को क्या लिखेंगे बाबू, देखो फिगर से जरा सा ध्यान देना। एन एम बाई सी एम, एन एम बाई सी एम, इसको लिखेंगे एन एम बाई सी एम, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बाबू एन एम बाई सी पी। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं नाउ अगर हम चर्चा करें अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें सिंस या फिर एज लिखिए, पहले लिख चुके हैं एज i एंड r आर वेरी स्मॉल सो साइन i लगभग बराबर है i का, और साइन r जो है लगभग बराबर होगा r का। तो ये क्या मिलेगा आपको, हो गए म्यू i इक्वल्स टू μ2 r। क्लियर है? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखो i और r का वैल्यू निकाल चुके हैं, देखना जरा सा, i और r का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखो i का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, r का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखो देख लो जरा सा, i इक्वल्स टू है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, तो क्या लिखेंगे म्यू इंटू गामा माइनस अल्फा, और इसका वैल्यू क्या है μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। क्लियर है? अब जरा सा और देखो गामा और बीटा, देखिए अल्फा बीटा गामा का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अल्फा का वैल्यू क्या है एन एम बाय ओपी, एन एम बाय ओपी, तो अल्फा की जगह लिखेंगे एन एम बाय ओपी। बीटा का वैल्यू एन एम बाय आई पी पुट कर देंगे, तो एन एम बाय ओपी, तो देखो जरा सा 1 है यहाँ पे, है ना 1, तो यहाँ लिखेंगे μ1 अल्फा का वैल्यू है। अच्छा पहले गामा का वैल्यू देख लेते हैं। गामा का वैल्यू तो वही है एन एम बाई ओ पी है ये, गामा का वैल्यू हमारे पास है एन एम बाई सी पी, एन एम बाई सी पी है, माइनस अल्फा का वैल्यू था एन एम बाई ओ पी, है ना, इक्वल्स टू μ2, गामा का वैल्यू है एन एम बाई सी पी माइनस बीटा का वैल्यू है, देख लो जरा सा, बीटा का वैल्यू है एन एम बाई आई पी, एन एम बाई आई पी। क्लियर है? देखिए एन एम यहाँ पे है, सब जगह है, कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा μ1 1 बाई सी पी माइनस 1 बाई ओ पी इक्वल्स टू μ2 1 बाई सी पी माइनस 1 बाई आई पी। क्लियर है? क्योंकि एन एम यहाँ से भी कॉमन होगा और यहाँ से भी कॉमन होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो अब हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, सीपी ओपी क्या है, तो चलिए आइए थोड़ा सा फिगर में हम इसको इंक्लूड मतलब समझाते हैं और दिखाते हैं कि क्या चीजें हैं। देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा पोल, इसके डिस्टेंस को हम लोग यू कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखो ये रहा हमारा इमेज और ये रहा हमारा, तो इमेज और पोल के डिस्टेंस को हम लोग वी कहते हैं, लिख दिया। क्लियर है? अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को आर कहते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, देखना जरा सा, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, देखना जरा सा किसका है, सीपी है,
तो देख बाबू, सीपी क्या है, सीपी 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 आर है, आर है, और कॉनकेव में आर माइनस होता है, क्लियर है। अच्छा, सीपी के बाद क्या है हमारे पास, ओपी है, ओपी, ओपी देखना जरा सा, ओपी, ओपी, ओपी का वैल्यू यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑल्सो माइनस, क्लियर है। अब क्या बचा, सीपी ओपी हो गया, सीपी ओपी हो गया, आईपी बचा, आईपी, आईपी क्या है, आईपी भी है, ये भी हमारा क्या होगा, माइनस है, एंड आईपी ये भी हमारा क्या है, माइनस है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब क्या करने हैं बाबू, ध्यान दो, अब इन सारे वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देने हैं, ठीक है, इन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, चलिए कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा μ1 इंटू 1/cp, इट मीन्स 1/-r, ठीक है, -1/op, माइनस है और माइनस यहाँ पे है, प्लस हो जाएगा 1/u इंटू इक्वल्स टू μ2 और यहाँ से 1/cp, cp का वैल्यू क्या है, r है, तो 1/-r माइनस 1/ip, ip का वैल्यू माइनस है, माइनस पहले से ये हो जाएगा प्लस, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करिए, तो मिलेगा -μ1/r माइनस μ1/u इक्वल्स टू माइनस μ2/r प्लस μ2/v, क्लियर है। अब देखो इन दोनों को एक साथ रखते हैं और इन दोनों को एक साथ रखते हैं, क्लियर है। चलो देखना जरा सा, ध्यान देना जरा सा आर वाला एक साथ और ये वाला टर्म एक साथ, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको, इस वाले टर्म को उधर लेके जाते हैं या उसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखो जरा सा क्या करते हैं, -μ1/r प्लस μ2/r इक्वल्स टू μ2/v प्लस, ओह एक्चुअली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, देखना बाबू जरा सा, यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो ये बेचारा माइनस हो जाएगा, क्लियर है, μ1/u, ठीक है। चलो चलो ध्यान दो जरा सा, दिस इज इंप्लाई दैट आर यहाँ पे एलसीएम है, आर को एलसीएम निकालिएगा, क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल गया हमको μ2/v माइनस μ1/u, यही हमें रिक्वायर्ड करने थे, यही रिलेशन को हमको रिक्वायर्ड करना था, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्लियर है बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर यहीं से अगर आपको ये कहा जाए कि ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में लाई करेगा, देखना जरा सा, समझना, अगर तुमसे कहे कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन द डेंसर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट लाई करे डेंसर मीडियम में तो कुछ नहीं, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वो जो था अभी जो रिक्वायर्ड करा μ1/u था प्लस μ2/v था इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/v था, ऐसा सॉरी r था, है ना, ये था, सिर्फ ये चीजें चेंज होकर के क्या मिलेगा, यहाँ 2, देखिए चेंज होकर के चीजें मिल जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2, ये आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, ध्यान देना बच्चों, हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में पूछता है बाबू, क्लियर है। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या, एक्चुअली ये है 1/f इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, बस इसी को हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसी को हमें प्रूव करना है, ठीक।
तो चलिए देखो, प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कंसिडर करेंगे। देखना जरा सा और समझने की कोशिश करना। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। देखो, हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, यहां से अगर हम 90 डिग्री पे देंगे, इंसिडेंट रे पास कराएंगे, नहीं पास कर जाएगा, आपको पहले से पता है। वेरी गुड। अब इसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, देखना जरा सा। इसको कह लेते हैं x, इसको कह लेते हैं p1 और इसको कह देते हैं y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा। अच्छा, पहले एक के लिए समझिए, पहले एक के लिए समझिए। अब देखिए, ये हो गया p1 रिफ्रैक्टिंग x, p1 y। अच्छा, एक और कह दीजिए, यहाँ पे कह सकते हो p2, है ना, p2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस p2। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस p2। क्लियर है बच्चों। पहले एक के लिए देखते हैं, फिर दूसरे के लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले एक के लिए। चलो, इसमें भी हम लोग क्या मानना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। अब इस पे क्या कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे दे रहे हैं, दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। अब ये बेंड दे दिया हमने, अब ये बेंड करेगा, बहुत बढ़िया, बेंड कर लिया। अब ये यहां से जाने के वापस क्या करेगा, ये यूं रिफ्रैक्ट करने के बाद ये आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको कह देते हैं हमारा I1, इसको कह दिया हमने I1। अब इस चीज को समझने के लिए कि कहाँ झुकेगा, मतलब किधर नॉर्मल के टुवार्ड्स जाएगा या अवे जाएगा, उसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ना। उसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेगी। तो यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके लिए एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हमने एक नॉर्मल यहां से ड्रॉ कर दिया। देखना जरा सा, कॉन्सेप्ट समझना। नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और नॉर्मल कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जिसको कह रहे हैं C1। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान दो कि रेरर से डेंसर जा रहा है, तो फिर डेंसर से रेरर, तो अवे दूर भागे। क्लियर है। चलिए, अच्छा अच्छा, ध्यान दो जरा सा। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट को हमने जो रखा था वो यहां से इस वाले पॉइंट से, तो जिसको हमने क्या कहा, यू कहा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका यहां से जो इमेज फॉर्मेशन किया, वो क्या किया, वो किया हमारा V1 किया। ठीक है, वो हमारा इमेज फॉर्मेशन कर लिया V1। ठीक है, अच्छा, C और P1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है R है, जिसको हम लोग R1 कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हमें दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस को समझने के लिए, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को समझने के लिए, देखो हो क्या रहा है, यहां से इंसिडेंट रे पड़ रहा है और एक यहां से जा रहा है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब कहाँ रिफ्रैक्शन करेगा, उसके लिए भी हमें क्या ड्रॉ करने होंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करने होंगे। चलो एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहां से हमने एक नॉर्मल, अच्छा, ये जो नॉर्मल ड्रॉ करा वो क्या होगा, C2 होगा। क्यों, क्योंकि P2 इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, क्योंकि यहां से बनाया गया ऐसे, है ना, ये रहा सेंटर और ये ऐसे बनेगा, ये C था तो ये इसका सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तभी तो ऐसा बनाएगा। क्लियर है, और यहाँ से C2 है, ऐसा बनाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखो, इसको समझना है कि ये जाएगा आखिर कहां से। तो देखो, ये रेरर डेंसर से रेरर जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बेंड करेगा। क्लियर है, इस प्रकार से रे आएगा, मतलब रिफ्रैक्ट करेगा, जिसको हम लोग कह दे रहे हैं आई। ठीक है, आई। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सैम्पल लेते हैं। देखो जरा सा, C2 से P2 तक ये हो जाएगा R2।
ठीक है। अच्छा, P2 से यहां तक ये I तक हो जाएगा V, ठीक है, ओरिजिनल। क्लियर है यहां तक? अब नाम दे देते हैं इस वाले पॉइंट को, M के देते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग चर्चा करेंगे। अब हमने चर्चा करने हैं ये चीजें लेंस मेकर फॉर्मूला इसकी मदद से। अब ध्यान दें बच्चों, अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, तो जरा सा देखना। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस एक्स T1 Y, मतलब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? रेरर से डेंसर। तो रेरर से डेंसर जब जाएगा ऑब्जेक्ट, रेरर से डेंसर, उसके लिए निकाल चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो अभी जस्ट डिराइव करे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो होता है माइनस μ1 बाय यू प्लस μ2 बाय v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r, ठीक है। अब आप समझो, इस रेरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो इमेज बना है वो क्या बना है, तो कहोगे v1 बना है, और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आप कहोगे r1 है, लिख दिया r1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। एंड एंड एक बात और देखें, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट द सरफेस, रिफ्रैक्शन एट द सरफेस कौन सा, xp2y, xp2y, क्लियर है बच्चों। xp2y में देखो ध्यान देना जरा सा, कि यहाँ पे जो इमेज बन रहा था, जो इमेज फॉर्म कर रहा है, इमेज कौन, I1, तो ये जो I1 है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, है ना, और उसका जो ओरिजिनल इमेज बना वो क्या बना, I बना, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, अच्छा ध्यान दो, डेंसर से रेरर में गया था तो ये आया, अब हमें सॉरी रेरर से डेंसर में आया था तो ये बना था, अब डेंसर से रेरर आ रहा है, तो उसके लिए रिलेशन जहां 1 1 है, वहां जहां 1 है वहां 2 करेंगे, जहां 2 है वहां 1 करेंगे। माइनस μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई v इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाई r, क्लियर है। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो डेंसर से रेयर जा रहा था, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो क्या है बाबू, तो कहोगे कि सर v1 है, क्या है, v1 है, क्लियर है, क्योंकि I1 एज ऑब्जेक्ट और I1 का जो डिस्टेंस है वो क्या है, v1 है, क्लियर है। अच्छा, इमेज, इमेज फॉर्मेशन जो कर रहा था वो I पे कर रहा था, इसका जो डिस्टेंस है वो v है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, वो एज इट इज। इसका R2 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आप कहेंगे R2 है, इसको कह दीजिए R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। नाउ नाउ ध्यान से समझना, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एक बार ऐड करके दिखा देते हैं कंप्लीट लिख करके, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई v1 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय, ओह सॉरी ऐड कर रहे हैं ना, तो LHS ला पहले ऐड कर लेते हैं, ये वाला लिख लिया हमने, अब ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस μ2 बाय v1, ठीक है, प्लस μ1 बाय v इक्वल्स टू ये वाला टर्म μ2 माइनस μ1 बाय r प्लस μ1 माइनस μ2 बाय r। देख लो जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, देखिए क्या कैंसल आउट हो रहा है, μ1 ये तो अलग लिखा गया, कैंसल आउट कहाँ, μ1 बाय u प्लस μ2 बाय
भी, तो भी के जगह V1 है, ठीक है, और म्यू2 बाय V1, हाँ ठीक है, देखो ना म्यू2 ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, सीधा सीधा दिख ही तो रहा है, म्यू2 बाय V1 और म्यू2 बाय V1 कैंसिल आउट हो गए, जो बच गया उसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अगला टर्म, अगला टर्म देखना जरा सा ध्यान से समझना। अच्छा ज्यादा क्लियर ये होगा, यहीं से दिखाते हैं, देखना बच्चों ध्यान से देखो, देखो जरा सा क्या बच गया हमारे पास, माइनस म्यू1 बाय यू और प्लस म्यू1 बाय भी इक्वल्स टू, यहां से देखना जरा सा, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हैं, देख लो जरा सा, एक स्टेप अच्छा लिख देते हैं, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, यहां से माइनस को कॉमन करते हैं क्या मिलेगा, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। अब यहां से म्यू1 को कॉमन कर रहे हैं, म्यू1 को जब यहां से कॉमन करेंगे तो मिलेगा वन बाय, देखिए जरा सा यहाँ मिल जाएगा माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय भी इक्वल्स टू, यहाँ से म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन करिए, म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन करिए, तो जब म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन करेंगे तो मिलेगा, अच्छा एक बार यहाँ से R1 है और ये R2 है, ये भी ध्यान रखना, ये R1 है ये R2, म्यू2 माइनस म्यू1 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्लियर है बच्चों, ये म्यू1 यहाँ माइनस नहीं क्योंकि माइनस अंदर है ना, ये म्यू1 इंटू में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या मिलेगा, तो माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय भी इक्वल्स टू म्यू2 बाय म्यू1 माइनस म्यू1 बाय, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो म्यू2 माइनस म्यू1 बाय म्यू1, है ना, ये इंटू में था डिवाइड में चला गया। अच्छा इधर क्या बच रहा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे देखें, माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय भी इक्वल्स टू, यहां से इसके साथ दोगे तो क्या मिलेगा, म्यू2 माइनस सॉरी म्यू2 बाय म्यू1 और इसके साथ दोगे कैंसिल आउट बच के 1 मिलेगा, है ना, इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम कहें सिंस या फिर इफ कहिए, इफ u बराबर इंफिनिटी, मतलब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है, इंफिनिटी पे, तो देन v जो है वो क्या हो जाएगा f। क्लियर है, अच्छा स्नेल्स लॉ की मदद से इस वाले टर्म को पूरे को हम लोग लिख सकते हैं, एंड म्यू2 बाय म्यू1 बराबर म्यू मान ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 बाय f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। और अब आपको पता है कि समथिंग बाय इंफिनिटी जीरो देता है, समथिंग बाय इंफिनिटी जीरो देता है, इसीलिए हमने क्या करने हैं, इसको जीरो लिख देना है, तो हमें बचेगा 1 बाय f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। This is required lens maker formula. This is required lens maker formula. आई होप इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको चीजें क्लियर हुआ होगा। तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने देखा कि कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्शन कितना होता है और उसी की मदद से हमने लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव करा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट।